अब अपना अगला टॉपिक है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। इसके अंतर्गत सबसे पहले आती है अपनी चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम चंबल नदी का उद्गम मालवा के पठार पर स्थित जनापाव पहाड़ी एमपी से होता है और इसका संगम इटावा यूपी में यमुना में होता है। इसको उपनामों के नाम से जाने तो ये चम्रवती, कामधेनु, नित्यवाहिनी और वाटर सफारी नदी के नाम से भी जानी जाती है। राजस्थान में चंबल नदी 84 घाट गांव चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। अब यहाँ पे देखिए अपने चंबल नदी का उद्गम है जनाबाव की पहाड़ी एमपी से होता है। ये इस पे सबसे पहला बांध बना हुआ है गांधी सागर बांध, ठीक है। उसके बाद जो कि एमपी में, उसके बाद में फिर चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है 84 गांव से। फिर सबसे पहला बांध अपने राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। फिर अगला बांध है जवाहर सागर बांध, फिर कोटा बैराज बांध, और फिर कोटा से होते हुए बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर से होते हुए लास्ट में यूपी के इटावा में यमुना में मिल जाती है। अब यहाँ पे चंबल नदी के उद्गम से मुहाने की ओर बांधों के क्रम की बात करें तो सबसे पहला बांध गांधी सागर बांध एमपी में, दूसरा बांध राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, तीसरा बांध जवाहर सागर बांध कोटा और चौथा बांध कोटा बैराज बांध। चंबल नदी चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात जिसकी ऊंचाई 18 मीटर का निर्माण करती है। ये देख ली चंबल नदी मैप में कहां से होते हुए गुजरती है और कौन कौन से जिलों से होते हुए निकलती है। फिर आगे देखते हैं अपने इन नदियों के साथ में जुड़ने वाली नदियां, इसकी सहायक नदियां और जो कहाँ किस जिले में बहती है उनके बारे में। सबसे पहले है छोटी काली सिंध, ये केवल इसका प्रवाह क्षेत्र झालावाड़ है। फिर काली सिंध, इसका प्रवाह क्षेत्र झालावाड़, बारा व कोटा है। आहू नदी का प्रवाह क्षेत्र झालावाड़ है। परवन नदी का प्रवाह क्षेत्र झालावाड़, बारा व कोटा है, ठीक है। उसके बाद में अगला है पार्वती नदी, इसका प्रवाह क्षेत्र बारा कोटा है। कुन्नू नदी, इसका प्रवाह क्षेत्र भी बारा व कोटा है। सीप नदी, इसका प्रवाह क्षेत्र सवाई माधोपुर है। गुंजाली नदी, इसका प्रवाह क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। बामनी नदी, इसका प्रवाह क्षेत्र भी चित्तौड़गढ़ है। इज नदी, इसका प्रवाह क्षेत्र चित्तौड़गढ़ है। कुराल नदी, इसका प्रवाह क्षेत्र भीलवाड़ा व बूंदी है। इसी के साथ मेज नदी, इसका प्रवाह क्षेत्र भीलवाड़ा व बूंदी है। आगे देखते हैं चंबल नदी की घाटी परियोजना। चंबल नदी पर जो स्थित घाटी परियोजना है, जो परियोजना चली जा रही है उसके बारे में चर्चा करें तो चंबल घाटी परियोजना, इसमें साझेदारी राजस्थान और एमपी के जो कि 50-50% है। इसके ऊपर 4 बांध बने गए। गांधी सागर बांध जिसका निर्माण 1959 में हुआ था और यहाँ पे विद्युत उत्पादन क्षमता 23 मेगावाट की और इसकी 5 यूनिट लगी है। इस प्रकार से यहाँ पे कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कोटा बैराज, इसका निर्माण 1960 में किया गया था और यहाँ पे विद्युत का उत्पादन नहीं होता। फिर अगला अपना है राणा प्रताप सागर बांध, इसका निर्माण अपने 1970 में किया गया था। यहाँ पे 43 मेगावाट की 4 यूनिट है। कितनी? 4 यूनिट है। इस प्रकार यहाँ पे 172 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता। और अगला अपना है जवाहर सागर बांध, इसका निर्माण 1972 में किया गया। यहाँ पे 33 मेगावाट की 3 यूनिट है। इस प्रकार 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंबल घाटी परियोजना में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता वाला बांध कौन सा है? विद्युत ऊर्जा उत्पादन वाला, तो यहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध कितना है तो 172 मेगावाट। और सबसे कम की बात करें तो वैसे तो सबसे कम में कोटा बैराज जहाँ पे विद्युत का बिल्कुल उत्पादन नहीं होता, लेकिन अगर अपने क्वेश्चन में अगर कोई ऑप्शनल में आंसर दिया जाए तो सबसे कम जवाहर सागर बांध है 99 मेगावाट। सर्वाधिक भराव क्षमता की बात करें तो गांधी सागर बांध है, लेकिन अगर राजस्थान में सर्वाधिक भराव क्षमता की बात करें तब राणा प्रताप सागर बांध है। इनको याद करने की ट्रिक हो गई गांधी सागर बांध, कोटा बैराज बांध, रा का मतलब राणा प्रताप और ज का मतलब जवाहर सागर बांध। फिर यहाँ पे कुल विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करें तो कुल इस चंबल घाटी परियोजना में कुल
386 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, जिसमें से 193 मेगावाट राजस्थान में और 193 मेगावाट एमपी के अंतर्गत विद्युत का साझेदारी की जाती है। अब यदि पूछा जाए चंबल घाटी परियोजना पर राजस्थान में निर्मित प्रथम बांध की बात करें तो सर्वप्रथम 1960 में कौन सा बांध बना था? कोटा बैराज। अब देखिए यहाँ पे चंबल नदी राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के मध्य 252 किलोमीटर की अंतरराज्यीय सीमा बनाती है, जो कि एक जल रेखा सीमा है। चंबल नदी पर कोटा में एक हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है, जो कि झूलता हुआ पुल है। कहाँ पे? कोटा में हैंगिंग ब्रिज चंबल नदी पर। फिर आगे देखते हैं कि चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी नदियां कहाँ से जुड़ी हुई है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसको तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बारे में नीचे विस्तारित रूप से पढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे देखिए चंबल नदी। चंबल नदी की दाईं ओर की सहायक नदियों की बात करें तो सबसे पहली होती है छोटी काली सिंध। इसका उद्गम विंध्याचल पर्वतमाला से होता है और इसका संगम चंबल में होता है। ये झालावाड़ में बहते हुए मध्य प्रदेश में चंबल में मिल जाती है। सेकंड नंबर पे काली सिंध, इसका उद्गम बागली पहाड़ी एमपी से होता है और ये नोनेरा गांव कोटा में चंबल में मिल जाती है। ये राज्य में बीडा गांव झालावाड़ में प्रवेश करती है तथा इसका प्रवाह क्षेत्र झालावाड़, बारा व कोटा है। किसका? काली सिंध का। कहाँ से प्रवेश करती है? बीडा गांव झालावाड़ से। और इसके किनारे पे गागरोन दुर्ग बना हुआ है, जो झालावाड़ में है, जो कि काली सिंध व आहू नदियों के किनारे पर बना हुआ है। नोनेरा बैराज बांध, ये कोटा में। ये बांध पूरी राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत आता है। फिर अगला अपना आहू नदी। इसका उद्गम सुसनेर क्षेत्र एमपी से होता है। इसका संगम गागरोन के नजदीक काली सिंध में नदी में होता है। ये राज्य में नंदपुर झालावाड़ से प्रवेश करती है तथा इसका प्रवाह क्षेत्र झालावाड़ है। अगली नदी अपनी परवन नदी। अगली नदी अपनी परवन नदी। परवन नदी का उद्गम अजनार तथा घोड़ा पछाड़ जलधाराओं के द्वारा निर्मित होती है। इसका संगम रामगढ़ कोटा में काली सिंध नदी में होता है और यह राज्य में खेरीबोर गांव झालावाड़ में प्रवेश करती है तथा इसका प्रवाह क्षेत्र, जो कि परवन नदी का प्रवाह क्षेत्र है, झालावाड़, बारा व कोटा है। और अगर इसके किनारे की बात करें तो संगम, इसके किनारे की बात करें तो यहाँ पे कुछ है नहीं। इसके संगम की बात करें काली सिंध तो मनोर थाना दुर्ग, जो कि झालावाड़ में परवन व काली खो नदियां दोनों के संगम पर है। इसके किनारे की बात करें या इसके संगम की बात करें तो मनोर थाना दुर्ग, जो कि झालावाड़ में स्थित है, ये परवन और काली खोहू नदी इन दोनों के संगम पर स्थित है। और शेरगढ़ अभयारण्य बारा, ये भी इसी परवन नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट अगला है अपना पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम होता है सोहेर क्षेत्र एमपी से। पार्वती नदी का उद्गम होता है सोहेर क्षेत्र एमपी से। इसका संगम होता है पलिया स्थान सवाई माधोपुर से। ये राज्य में प्रवेश करती है कर या हट बारा से। यहाँ प्रवाह क्षेत्र की बात कही जाए तो पार्वती नदी बारा, कोटा व सवाई माधोपुर में बहती है। किनारे की बात की जाए तो किशनगढ़ शहर बारा का, जो कि पार्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। पार्वती नदी की सहायक नदियों की बात करें तो अंधेरी, रेतड़ी, लहासी और विलास, ये आदि इत्यादि पार्वती नदी की सहायक नदियां है। अगली नदी है अपनी कुन्नू नदी। इसका उद्गम शिवपुरी जिला एमपी से होता है। ये करौली में चंबल में मिलती है। इसका प्रवेश द्वार राज्य की राजस्थान में मुसेड़ी गांव बारा है। और प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो ये एमपी, बारा एमपी व करौली में बहती है। अगली नदी है सीप नदी। इसका उद्गम होता है श्योपुर जिला एमपी से। ये इसका संगम होता है रामेश्वर सवाई माधोपुर में चंबल नदी के अंतर्गत और प्रवाह क्षेत्र है सवाई माधोपुर। अब यहाँ पे त्रिवेणी संगम की बात करें तो रामेश्वर त्रिवेणी संगम ये खंडार तहसील सवाई माधोपुर में होता है। रामेश्वर त्रिवेणी संगम, जो कि खंडार तहसील सवाई माधोपुर में होता है, जो कि त्रिवेणी संगम कौन सा है?
चंबल, बनास व सीप का। अब आगे देखते हैं चंबल की बाईं ओर की सहायक नदियां। वापस देखते हैं चंबल की बाईं ओर की सहायक नदियां। चंबल नदी की बाईं ओर की सहायक नदियां, इसमें नंबर 1 आता है गुंजाली नदी। इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत एमपी से होता है और ये इसका संगम होता है चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पे। इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ में प्रवाहित होती है। अगली अपने दाईं और बाईं ओर से मिलने वाली चंबल की सहायक नदी में आती है बामनी या ब्राह्मणी नदी। इसका उद्गम हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़ से होता है। इसके संगम की बात करें तो ये बेसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। अगली नदी है इज नदी। इसका उद्गम बेसरोडगढ़ और ये अपने इसका संगम होता है डाबीवन चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी में। अगली नेक्स्ट है अपनी कुसल नदी। इसका उद्गम विजोलिया का पठार है और इसका संगम है बूंदी में चंबल नदी में। इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो ये भीलवाड़ा बूंदी है। नेक्स्ट अगला अपना है मेज नदी। मेज नदी का उद्गम बिजोलिया पठार से होता है और संगम सीनपुर गांव बूंदी में चंबल नदी में होता है। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो ये भीलवाड़ा बूंदी है और किनारे की बात करें तो इसके किनारे यानी मेज नदी के किनारे पे गुड़ा बांध जो कि बूंदी में बना हुआ है और इस बांध पर जो कि गुड़ा बांध बूंदी में बना हुआ है मेज नदी पर। इस बांध पर राजस्थान का प्रथम सोलर लिफ्ट प्लांट स्थापित होगा जिसमें 522 सोलर प्लेट 167 मेगावाट के 2 सोलर प्लांट हो गए जिसके द्वारा 25,000 बीघा भूमि को निःशुल्क सिंचाई उपलब्ध होगी। वापस रिपीट, मेज नदी जिसका उद्गम बिजोलिया पठार से होता है, इसका संगम सीनपुर गांव बूंदी में चंबल नदी में होता है और इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो ये भीलवाड़ा बूंदी में प्रवाहित होती है। किनारे की बात करें तो गुड़ा बांध बूंदी में है और इस बांध पर राजस्थान का प्रथम सोलर लिफ्ट प्लांट स्थापित होगा जिसमें 522 सोलर प्लेट लगेगी तथा 167 या 160 मेगावाट के 2 सोलर प्लांट होंगे जिसके द्वारा 25,000 बीघा भूमि को निःशुल्क सिंचाई उपलब्ध होगी। नेक्स्ट देखते हैं इसकी सहायक नदियां। तो अपने मेज नदी की सहायक नदी की बात करें तो वो एकमात्र मांगले नदी है। अब मांगले नदी का उद्गम भी बिजोलिया पठार से होता है तथा इसका संगम बाइंस खेड़ा बूंदी में मेज नदी में होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र भीलवाड़ा व बूंदी है। इसकी सहायक नदी की बात करें तो जो मांगली नदी है उसकी सहायक नदी है गोड़ा पछार नदी। वापस रिपीट, मेज नदी जिसका उद्गम बिजोलिया पठार से होता है और सीनपुर गांव में बूंदी में चंबल में मिल जाती है और प्रवाह क्षेत्र भीलवाड़ा बूंदी है। किनारा गुड़ा बांध बूंदी में जहाँ पे सबसे प्रथम सोलर लिफ्ट प्लांट स्थापित होगा 522 सोलर प्लेटों के साथ और इसकी क्षमता होगी 167 मेगावाट और यहाँ पे 25,000 बीघा भूमि को निःशुल्क सिंचाई उपलब्ध कराई जाएगी। अब मेज नदी की बात करें तो मेज नदी की सहायक नदी है मांगली नदी जिसका उद्गम भी बिजोलिया पठार से होता है और संगम 22 खेड़ा बूंदी में मेज नदी में होता है। प्रवाह क्षेत्र भीलवाड़ा व बूंदी है, ठीक है। और इसकी सहायक नदी गोड़ा पछार। मेज नदी की सहायक नदी मांगली है और मांगली की सहायक नदी है गोड़ा पछार नदी। मांगली नदी बूंदी जिले में भीमलत जल प्रपात का निर्माण करती है। मांगली नदी बूंदी जिले में भीमलत जल प्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट अपनी गोड़ा पछार नदी। इस नदी का उद्गम बिजोलिया पठार से होता है और संगम की बात करें तो सागवाड़ा बूंदी में मांगली नदी में यह मिल जाती है और प्रवाह क्षेत्र इसका भीलवाड़ा बूंदी है। ये देखिए अपना मैप बूंदी ने अपने इसका ये कहाँ से उद्गम होती है, जनाबाव की पहाड़ियों से होती है। गुंजाला बामनी नदी हरिपुरा के अंतर्गत। ईज नदी बेसरोडगढ़ में बेसरोडगढ़ दुर्ग बना हुआ इनके संगम पर किनारे पर कुशल नदी इत्यादि एक्सेट्रा ये सारे अपने इस मैप के अंदर दिए गए जो कि सारी जाके अपने यमुना में
मिलती है। नेक्स्ट अपने बनास नदी। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। इसका संगम की बात करें तो रामेश्वर, सवाई माधोपुर में, चंबल में मिलती है। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक व सवाई माधोपुर इत्यादि जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है बनास नदी का। बनास नदी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बनास नदी राजस्थान की, वो राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये देखिए बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है, और गंभीर नदी का प्रवाह क्षेत्र है, कौन किसमें जाके मिलता है और कहाँ किसका संगम होता है, इसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं। अब बनास नदी की कई सहायक नदियों की बात करें तो कोठारी, खारी, डाई, सहोदरा, बांडी, मोरेल, बेड़च, मैनाल इत्यादि ये इसकी बनास की सहायक नदियां। नेक्स्ट अगला देखिए बनास की सहायक नदियों का ये मानचित्र देखिए। बनास की नदियां कौन सी नदी कहाँ से, मतलब कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है और कौन सी नदी किस नदी में जाके मिली, ये सारा मैप है। इसी मैप को हम विस्तारित रूप से पढ़ते हैं। बनास नदी निम्न त्रिवेणी संगम बनाती है। बनास नदी 3 जगह त्रिवेणी संगम बनाती है। सबसे पहले बिगोद, मांडलगढ़, भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाती है, जो बनास, बेड़च वो मैनाल का त्रिवेणी संगम है। सेकंड त्रिवेणी संगम बनाती है राजमहल, टोंक के अंदर, जो बनास, खारी व डाई नदी का त्रिवेणी संगम है। और तीसरा त्रिवेणी संगम बनाती है रामेश्वर, सवाई माधोपुर में, जो बनास, चंबल व सीप का त्रिवेणी संगम है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बनास नदी के किनारों की बात करें तो बनास नदी के किनारे राजसमंद में गिलुंड सभ्यता का विकास हुआ था। बनास नदी के किनारे राजसमंद में गिलुंड सभ्यता का विकास हुआ था। अब बांध परियोजनाओं की बात करते हैं बनास नदी पे। तो बनास नदी पे 3 बांध बने हुए हैं। नंद संबंध परियोजना ये राजसमंद में, विशुलपुर परियोजना टोंक में और ईसरदा परियोजना सवाई माधोपुर में, ठीक है। अब बनास नदी की बाईं ओर की सहायक नदी की बात करते हैं। तो सबसे पहली नदी है कोठारी नदी, ठीक है। कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। ये भीलवाड़ा से होते हुए शाहपुरा होते हुए अंत में जाके नंदपुर, शाहपुरा में बनास में मिल जाती है। और इस अपने कोठारी नदी पर मेजा बांध जो कि भीलवाड़ा में बना हुआ है। सेकेंड नंबर है अपनी खारी नदी। इसका उद्गम विजराल पहाड़ी राजसमंद से होता है। ये भीलवाड़ा से होते हुए अपने लास्ट टोक तक जाती है और टोक के बाद में बनास में मिल जाती है। इसके बीच में देवनारायण मंदिर जो कि आसन भीलवाड़ा में है, वो भी अपनी खारी नदी के किनारे है। और यहाँ ब्यावर और शाहपुरा के बीच में नारायण सागर परियोजना जो कि ब्यावर में वर्तमान में चल रही है। अगली नदी है अपनी डाई नदी। डाई नदी का उद्गम होता है नसीराबाद पहाड़ी अजमेर से, ठीक है। ये केकड़ी और टोक होते हुए अंत में टोक में राजमहल से बनास नदी में मिल जाती है। और इस डाई नदी के ऊपर लसाड़िया बांध बना जो केकड़ी के अंदर है। अगली देखिए सहोदरा नदी। इसका उद्गम अराई पहाड़ी अजमेर से होता है। ये टोक से होते हुए अंत में बनास में मिल जाती है, यानी इसका प्रवाह क्षेत्र टोक ही है। और आगे देखते हैं, सॉरी, प्रवाह क्षेत्र अजमेर टोक है। और आगे देखते हैं तो इस पे एक बांध बना है तोरड़ी सागर बांध जो कि अपने टोक में है। किस नदी पर? सहोदरा नदी पर। आगे अपनी बांडी नदी। बांडी नदी का उद्गम सामोद, जयपुर ग्रामीण तथा सिलोड़ा पहाड़ी अजमेर से होता है। इसमें क्या होता है, सामोद जयपुर ग्रामीण से तो बांडी नदी का निर्माण होता और सिलोड़ा पहाड़ी अजमेर से मासी नदी का निर्माण होता। और इन दोनों के संगम के बाद में जोधपुर या टोक, जहाँ पे देवनारायण का मंदिर बना हुआ, जोधपुर या देवनारायण मंदिर जो कि टोक के अंदर है, यहाँ पे इनका त्रिवेणी संगम होता है। इस प्रकार जोधपुर या टोक में त्रिवेणी संगम होता है बनास, मासी व बांडी का। अगला है अपने मोरेल नदी।
मोरेल नदी की बात करें तो इसका उद्गम चैनपुरा की पहाड़ी जयपुर से व ढूंढ से होता है। इसके इन दोनों का जो संगम होता है ये अपने मोरेल सागर बांध जो कि सवाई माधोपुर में बना, और ये अंत में जाकर बनास नदी सवाई माधोपुर में मिल जाती है, और मोरेल सागर बांध सवाई माधोपुर में बना हुआ है। अब आगे देखते अपने बनास नदी की दाईं ओर की सहायक नदियां। सबसे पहले बेड़च नदी, इसका उद्गम गोगुंदा पहाड़ी से होता है। ये यहाँ पे पिछोला झील गोगुंदा पहाड़ी उदयपुर से निकलती है, जो कि पिछोला झील में जाकर मिलती है, फिर वहां से स्वरूप सागर झील में मिलती है, वहां से होते हुए फतेह सागर झील में, और अंत में उदय सागर झील में मिलती है, जहाँ पे आयर नदी भी मिलती है, और फिर वहां से निकलती है जहाँ पे अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना, और उसके बाद में आगे निकलती है भीलवाड़ा में, जहाँ पे इसका संगम बनास में हो जाता है। और इन्हीं के साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास में यहाँ पे गंभीरी नदी जहाँ जो कि जावर पहाड़ी से निकलती है एमपी से, वो भी यहाँ पे आके मिल जाती है। इस नदी को अपने उद्गम से लेकर उदय सागर झील तक आयर नदी कहा जाता है। किस नदी को उद्गम से लेकर उदय सागर झील तक आयर नदी कहा जाता है? बेड़त नदी को। ठीक है, और उदय सागर झील के बाद इस नदी का नाम बेड़च पड़ता है। अगला अपना देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड़च व गंभीरी नदी के संगम पर है। इस नदी के किनारे अहाड़, उदयपुर तथा नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ का विकास हुआ था। अगली अपनी नदी है गंभीरी नदी, इसका उद्गम जावर पहाड़ी एमपी से होता है, और इसका संगम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निकट बेड़च नदी में होता है। गंभीरी की सहायक नदियों की बात करें तो वांगन, गुजरी नदी, दो सहायक नदियां। बनास नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। इसी के साथ अगली अपनी नदी है मैनाल नदी। अब देखते हैं अपनी मैनाल नदी। इसका उद्गम बिजोलिया पठार भीलवाड़ा से होता है, और इसका संगम होता है बिगोद के निकट बनास नदी में। प्रवाह क्षेत्र भीलवाड़ा है। फिर नेक्स्ट है गंभीरी नदी, इसका उद्गम सपोटरा पहाड़ी करौली से होता है। इसका उद्गम सपोटरा पहाड़ी करौली से होता है, और ये इसका संगम होता है यमुना के अंदर। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो ये करौली गंभीरी नदी की बात कर रहे हैं, तो ये करौली गंगापुर सिटी, भरतपुर यूपी, धौलपुर यूपी में प्रवाहित होती है। आगे है अपना गंगा बेसिन, इसमें गंगा नदी तथा इसकी सहायक नदियां एवं उप सहायक नदियां आती है। राजस्थान का संपूर्ण बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र गंगा बेसिन में आता है। राजस्थान का संपूर्ण बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र गंगा नदी में आता है। ये देखिए अपना अपवाह तंत्र की बात करें तो सबसे बेड़च और गंभीरी जाके मिली बनास के अंतर्गत, बनास नदी जाके मिली अपने चंबल में, चंबल नदी जाके मिली यमुना में, और यमुना नदी जाके मिली अपने गंगा नदी में, और इन सब का संगम होता है बनास की खाड़ी में। अब जैसे देखो निम्न में से कौन सी नदी गंगा बेसिन का भाग नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए। तो हमें पता है बाकल नदी, मासी नदी, बांगन नदी, याजम नदी और खारी नदी। इसमें से बाकल, मासी और खारी नदी ये गंगा बेसिन के भाग है। ठीक है, और ये सारी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, जबकि बागन और याजम नदी, सॉरी नाउ रिपीट, बाकल, मासी, बांगन, याजम और खारी, इनमें से देखे तो अपने मासी, बागन और खारी ये तीनों नदियां अपना बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ये अपने इसलिए गंगा बेसिन का भाग है, जबकि बाकल व याजम नदी ये बंगाल की खाड़ी में जाके नहीं गिरती, इस कारण से इनको इसमें शामिल नहीं किया गया। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। कल अपने नए टॉपिक आंतरिक अपवाह तंत्र इसके बारे में अध्ययन करेंगे, और इसी के बारे में और चर्चा करेंगे। इसी के साथ अपने इस क्लास को आज यही तक रखते हैं। कल मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और